राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम आपसे बात कर रहे हैं दिल्ली में जो स्थिति उत्पन्न है और सारे देश में जो किसानों के बीच में एक भ्रम है, इस मुद्दे को लेकर हम आज आपसे सबसे पहले बात करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में जो दुखद घटना घटी है, इस दुखद घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। राष्ट्रपति ने भी इस पर दुख जाहिर करते हुए इसे जहां निंदनीय बताया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 26 जनवरी को लाल किले में उपद्रवियों द्वारा किए गए घटना की निंदा किया है। संपूर्ण देश में इसकी भर्त्सना हो रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें यह एक आंदोलन नजर आ रहा है। टिकैत के बारे में आप कितना जानते हैं यह मुझे नहीं पता, लेकिन राकेश टिकैत कौन है यह जानना बहुत ही जरूरी है। राकेश टिकैत को सभी लोग ये जान रहे हैं कि यह किसान नेता है। यह किसान नेता महेंद्र टिकैत का पुत्र है और यह 10 वर्षों तक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और 10 वर्ष दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहने के बाद इसने अपने पिता की धरोहर, जो महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के देश के एक सर्वमान्य नेता थे, देश उन्हें एक किसान नेता के रूप में जानता है, पहचानता है और उनका कद्र करता रहा है। राकेश टिकैत की महत्वाकांक्षा ने उसे वहां खींच लाया और अब तक वो 37 बार जेल जा चुका है और इस 37 बार जेल जाने के क्रम में कई बार यह जो है सो विभिन्न किसान के मुद्दे को लेकर यह आंदोलन भी करता रहा और इसी क्रम में धीरे धीरे इसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा जग गई कि यह राजनेता बनने का भी प्रयास किया, लेकिन जनता ने नकार दिया। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि राकेश टिकैत अगर इतना लोकप्रिय था, किसानों का इतना बड़ा नेता था, तो आखिर वह चुनाव क्यों हार गया? जनता ने उसे क्यों नकार दिया? यह एक अलग विषय है, इस पर फिर कभी हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे राकेश टिकैत के बारे में। सवाल यहाँ यह है कि 26 जनवरी को लाल किले में जो घटना घटी और उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की, तो राकेश टिकैत ने जिस प्रकार से आंसू बहाया, जिस प्रकार से अपना दर्द मीडिया के सामने रखा, उससे यह ज्ञात होने लगा कि इस व्यक्ति के दिल में इस घटना को लेकर दर्द है और यह अंदर से दुखी है। जो किसान के भेष में आए हुए आतताइयों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले में जो उपद्रव मचाया, वह गणतंत्र का अपमान है। लेकिन जो ही भीड़ एकत्र होने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, फिर से इस व्यक्ति का आवाज बदल गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे और कई मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इंतजार करें, अभी तुरंत लौट के आते हैं ब्रेक के बाद।
मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम चर्चा कर रहे थे, जो कि राकेश टिकैत जो किसानों के नेता होने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसान के नेता थे और उन्हें माना जाता था जो कि वो किसानों के हित में आवाज उठाते थे और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते थे। लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर जिद करके ट्रैक्टर रैली निकाला गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर और भारत की राजधानी महानगर दिल्ली में अराजकता का माहौल पैदा किया गया, क्या उसके बाद उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देकर नहीं चला जाना चाहिए था? उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देना चाहिए था? अगर वो किसान नेता हैं तो उन्हें कानून का पालन करते हुए, कानून का इज्जत करते हुए, संविधान का इज्जत करते हुए गणतंत्र और भारत के संविधान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ करके आना चाहिए। किसानों को अपने अधिकार के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है और उसे लड़ना चाहिए। इकबाल ने भी कहा था कि लोकतंत्र में बंदे को तौला नहीं जाता है, गिना जाता है। भीड़ तंत्र जब एकत्र हो जाती है तो कोई भी सरकार लाचार और विवश हो जाती है उस भीड़ के सामने में, जबकि वास्तविकता में तो यह होना चाहिए जो सच्चाई को सामने लाना चाहिए और सच्चाई से सबको अवगत कराना चाहिए और जो बात सही है उसे मानना चाहिए। लेकिन अब तक आज़ादी के 73 वर्ष बाद तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसके कारण इस तरीके की स्थितियां बार बार उत्पन्न होती है और सरकार और कानून व्यवस्था विवश होता है भीड़ तंत्र के सामने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम देश के कृषि मंत्री से भी यह आग्रह करना चाहेंगे कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा कृषकों के, किसानों के हित में जो इस 3 कानून में जो लाए गए हैं उसे सार्वजनिक करने का काम किया जाना चाहिए। किसान नेताओं से बात करने की जगह किसानों को सच्चाई से अवगत कराया जाना चाहिए। इसके लिए सभी राज्य के मुख्यमंत्री को यह जिम्मेवारी दे देनी चाहिए कि अगर यह कानून केंद्र सरकार ने पास कर दिया, आप अपने राज्य के किसान से बात करें और अगर आपको लगता है कि यहाँ के किसानों की मांग सही है, केंद्र सरकार ने गलत कानून लाया है, तो आप उसे मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर यह विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और भारत की राजधानी दिल्ली पर जो एक खतरे का बादल मंडरा रहा है वह स्वतः ही छट जाएगा। कल जिस प्रकार से इजराइल दूतावास से थोड़ी दूरी पर और दूसरी बगल गणतंत्र दिवस से समापन कार्यक्रम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जिस प्रकार से बम ब्लास्ट की खबर आई और संपूर्ण दिल्ली में एक दहशत का माहौल बना, इस तरीके से दिल्ली वासी कब तक दहशत में जीते रहेंगे? नरेंद्र मोदी पर सारा देश आज भी भरोसा कर रहा है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्गों में नरेंद्र मोदी के प्रति एक विश्वास है।
और नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं, यह उनका दायित्व है कि वह अपने अपने मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता के सामने में लाएं और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करेंगे कि सीबीआई ने फिर से एक बार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और गुंटूर में इंडियन ओवरसीज बैंक के 6 अधिकारियों पर 4.56 करोड़ गबन का मामला दर्ज किया है। वहीं सीबीआई ने कथित अनियमितता के शिकायत मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा के एफसीआई के दर्जनों गोदामों पर जांच की और कई जगह से सैंपल भी उठाने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम फिर से आपसे एक बार यह आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जहां कहीं भी हैं अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने का प्रयास करें। विदेशी ताकतें बार बार भारत की बढ़ती विकास गति को देखकर अचंभित है, क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत ने संयम का परिचय दिया, अपने विकास के गति को बनाए रखा, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक रखा और 2 वैक्सीन भारत ने निर्माण कर एक इतिहास रच दिया और जरूरतमंद देशों को वैक्सीन उपलब्ध भी करा रहा है। यह भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप अपनी बातें भेजें। आप केंद्र की सरकार से क्या चाहते हैं, आप राज्य की सरकार से क्या चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपकी बात को हूबहू सरकार के सामने हम रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यह राष्ट्र आपका है, यह राष्ट्र किसी एक व्यक्ति का नहीं है। 7.5 लाख बलिदानियों ने जब बलिदान दिया तब भारत माता को आज़ादी मिली थी और आज हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम सभी को अपना अपना योगदान देना चाहिए, न कि एक दूसरे का टांग पकड़कर खींचने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, तो हमारा राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम फिर से एक बार सभी से निवेदन करते हैं, चाहे वो कानून के पक्ष में हो या कानून के खिलाफ में हो, यह कानून किसानों के लिए है और किसान इस देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो यह राष्ट्र दुखी होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आएगी तो राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उसके लिए मुखर होकर करके आवाज़ उठाने का काम पूर्व की तरह करता रहेगा। लेकिन अन्नदाताओं के कंधे पर बंदूक रखकर कृपया देश में अराजकता फैलाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को भंग करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम के पास कई माध्यमों से समाचार लगातार पहुंच रहे हैं। चूंकि अभी बातें आ रही है और कई प्रकार की बातें आ रही है जो भारत की बढ़ती ताकत को देखकर विश्व में कई जगह खलबली मची हुई है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात
ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं और जल्द ही हम आपसे मिलेंगे नए कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी दिल्ली में स्थित राजघाट पर पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अमर बलिदान के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनकी पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूँ। शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। आइए हम उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। तो वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बापू की पुण्यतिथि पर उनको नमन। बापू के विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं इस मौके पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। बापू की पुण्यतिथि पर देश के कई नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बापू को नमन किया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के दौरान ही उन्हें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, जिसका पालन उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में किया। और भारत की आजादी के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन आखिरकार उनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए उठाए गए कदमों के आगे अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और बापू ने आजाद भारत की स्थापना की। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे नाम के एक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन बापू के आदर्श और योगदान को राष्ट्रवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। बापू की पुण्यतिथि के मौके पर डीआईडी चीफ और ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित गांधी घाट पर पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद थे। श्री नीतीश कुमार पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आजादी के लिए महात्मा गांधी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को भी याद किया। आज के दिन बापू की हत्या हुई थी और आज शहीद दिवस है। हम सब लोग अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब लोगों को पूरे देश में बापू को हमेशा याद रखना है और उन्होंने देश को जो आज़ाद कराया और उसके अलावे देश के विकास के लिए जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है, हम सब लोगों को उनको मानकर चलना चाहिए। और हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा जो बापू के विचार हैं उसको ध्यान में रखकर ही सारा काम करते और जो बापू ने सबको सुझाया और यहाँ तक कि पर्यावरण के लिए भी उन्होंने अपने ज़माने में कितनी बात कही। और हम लोगों ने जो आप जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई। उन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है लेकिन किसी के लालच को नहीं। तो इस बात को नई पीढ़ी तक पहुंचा करके एक एक बात को याद रखना है। तो आज के दिन तो सबको बापू के प्रति एक श्रद्धा सिर्फ निवेदित ही नहीं करना है बल्कि उनके विचारों के प्रति अपना प्रकट करना चाहिए कि हम उनके विचारों को मान कर चलें। और आप जानते हैं कि हम लोग तो पूरे बिहार में किस तरह से बापू ने जो कहा था 7 सामाजिक पाप के बारे में, सब चीज़ों को हर स्कूल में, सरकारी संस्थानों में, और ये जो पर्यावरण के लिए उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लालच को नहीं। तो इन सब बातों के लिए हम लोग जो करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि सारे स्कूल में सब जगह बच्चों को बापू के जीवन के बारे में, उनके विचार के बारे में हम लोग हर दिन, अभी तो ये कोरोना के चलते स्कूल उस तरह से नहीं चला है, लेकिन हर दिन इसका हम लोगों ने रखा है नियम ताकि सब लोग जाने। और हमारा तो अपना विचार है कि बापू के विचार को अगर नई पीढ़ी का 10 से 15% लोग भी इसको स्वीकार कर लेगा और उनके आधार पर आगे चलेगा तो ये देश बदल जाएगा। और किसी भी तरह का जो गंदे काम और गलत काम हुआ करते हैं उस पर काफ़ी नियंत्रण होगा, लोगों का स्वभाव भी बदलेगा, समाज भी आगे जाएगा। तो हम लोग तो बापू के विचार को ही
मानकर और लोगों के बीच में कोशिश कर रहे हैं कि समाज आगे बढ़े। तो आज के दिन तो बापू के प्रति यही हम लोगों का विश्वास है और हम तो इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि हम बापू के विचारों से अलग हटकर नहीं जा सकते। कई लोग आज के युग में भी बापू के बारे में भले ही उनकी राय अलग रहती हो, लेकिन हम लोग उनके प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़े। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुए हमले की भी निंदा की। लाल किले पर करने का क्या औचित्य है? ये तो बहुत गलत बात है। वैसे तो सब किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात रखने का यह मतलब नहीं है कि आप ऐसी बात करें जो देश के हित में नहीं, देश के विरुद्ध है। तो जो कुछ भी किया है लाल किले पर, जो कुछ भी हुआ, वो तो बहुत ही निंदनीय हुआ है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम। आज बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है सर, महागठबंधन। ठीक है, सबको अपना अपना अधिकार है। अब कम से कम मानव श्रृंखला तो मानने लगे ना जी कि मानव श्रृंखला की शुरुआत तो यही हम लोगों ने किया ना। सबसे पहले शराबबंदी के लिए शुरू किया और उसके बाद ये 17 में, उसके बाद हम लोगों ने किया दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, तो उसको किया। और तीसरा जो किया है, आप सबको मालूम है, पिछले वर्ष ही 19 जनवरी को जो जल जीवन हरियाली अभियान के, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। तो हम लोगों ने एक के बाद दूसरा सब मानव श्रृंखला किया है, लेकिन फिर भी सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, उसमें हमको कोई कुछ नहीं। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास कार्य को लेकर अग्रसर हैं। इसी के चलते बिहार राज्य के हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में धान अधिप्राप्ति की समय सीमा 21 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी इच्छुक किसान इससे वंचित न रहे। उन्होंने धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान शीघ्र करने का भी निर्देश दिया। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य के हर गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने राज्य में 10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि हर वार्ड में औसतन 30 मीटर की दूरी पर लाइट लगाई जाएगी, जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार में 90,700 से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विभागीय सचिव श्री संजय कुमार ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शेड्यूल जारी की जाएगी। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले के वरीय अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने 1 फरवरी से होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के संबंध में ब्रीफिंग की। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सारण के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले में चल रही धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को 3 दिनों तक अभियान चलाकर अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मड़वन व्यापार मंडल तथा मोहम्मदपुर पैक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से की जा रही धान अधिप्राप्ति का भी जायजा लिया। अररिया के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को ससमय प्राप्त करने के संबंध में पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जल शक्ति अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने जल शक्ति अभियान का प्रतिवेदन 1 फरवरी तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने डीएमसीएच के स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमुदनी झा, केयर की जिला समन्वयक श्रद्धा झा एवं 3 वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर के साथ वंडर ऐप के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा की अध्यक्षता में हर खेत तक सिंचाई का पानी से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक तरफ जहां कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, तो वहीं भारत ने 2 वैक्सीन का निर्माण कर लिया है।
और अब कोरोना टीकाकरण की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते लोग कोरोना से सावधानी बरतने की बजाय लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते राजधानी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उन लोगों का चालान काट रही है जहां वो बिना मास्क पहने पकड़े गए हों, तो वहीं लोग इसे जबरदस्ती का चालान बता रहे हैं। आइए देखते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम टीम से संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। इस ओले वाले को रोके हैं हम होमगार्ड के जवान, और मास्क नहीं लगाने के कारण इन्हें भी चालान किया जा रहा है। सर मास्क बैग में रखने के लिए नहीं है। सर मेरा पेट नहीं खुल रहा, मेरे फोटो मैंने कभी किया था। तो बैग में मास्क था, आपके हाथ में भी नहीं था। बैग में एकदम से लॉक हो गया। आपने आप एकदम से ऐसे आगे, आप पीछे से ऐसे आ रहे थे सर। सर आप ऐसे ही नहीं आ रहे थे सर, वो पिक्चर दिखा रहे थे। नाम बताइए सर। सर आपको पिक्चर दिखा रहे थे। पानी पी रही थी मैडम सर। अच्छा, सिर्फ पानी पी रही थी। पानी पी के तो नीचे करेगा बंदा, ऊपर करेगा, 2 मिनट लगेंगे। कोई ऐसा थोड़ी ना डकैती थोड़ी ना मार रहे हैं। 2 बंदे बैठे हैं, कोई पब्लिक प्लेस के अंदर भी नहीं है। हम पब्लिक प्लेस के अंदर हो तो भी बोलिए पब्लिक प्लेस के अंदर है हम। महिलाओं से बहस भी होती है ना मास्क चेकिंग के दौरान? होती है सर, बहुत होती है, बहुत बहस होती है। तो फिर उसे कैसे समझाते हैं? सर हमें उस टाइम पे हमें अपने आप को शांत करना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आती उनको बातें। सरकार से बात करनी पड़ती है। आपका शुभ नाम? अमन सिंगल। तो सिंगल जी, मास्क के लिए जब लोगों को रोकते हैं तो परेशानी भी आती है? जी सर, बहुत परेशानी होती है सर। और लोग बहुत वो करते, बदतमीजी करते, प्यार से बात करते नहीं है। बट हमें अपने गुस्से को कम करके बात करनी पड़ती है प्यार से। देखिए, एक मास्क चेकिंग को यहाँ ओडी वाले को मास्क चेकिंग हो रही है, और ये मैं आपको महरौली से दिखा रहा हूँ ये दृश्य। देखिए, मास्क का चालान कर रहे हैं ये, क्योंकि इनके पास मास्क नहीं था। आज सुबह तड़के मुरादाबाद में 3 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो वहीं 10 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ओवरटेक करने की वजह से ही भीषण टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां घना कोहरा छाया हुआ था। घटना जिले के थाना कुंदरकी इलाके के हुसैनपुर पुलिया पर हुई, जहां पहले तो एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद एक तेज रफ्तार गाड़ी ने भी इनमें टक्कर मार दी। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, तो वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस हादसे में कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना पर मुरादाबाद के एसएसपी ने बताया कि हादसे के बाद राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना की जाँच फॉरेंसिक टीम कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। आप देश के प्रति इतने जागरूक हैं, और ऐसे ही हमारा जो है देश और समाज मजबूत होता है। जो उनकी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो दूर होती हैं। इस देश को जो है सभी ने कुर्बानियां दी हैं, सभी धर्म आगे बढ़ करके चढ़ करके आगे आए, तो देश जो ना हमारा आजाद हुआ, और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम उनको नमन करते हैं जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों के निछावर करते हुए और हमारे देश को आजाद कराया। आज आप देखेंगे ये धरनों के माध्यम से या दूसरी चीजों के माध्यम से हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है, शर्मसार किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा, हम सबसे पहले ये जो जातिवाद का नारा है इसको खत्म करके हम सब मिलकर ये कहें हम भारतीय हैं। हमारा मानना ये है, जब हम अपनी वो गरीबी, वो कमजोरी दूर करेंगे, उनको बराबर का हिस्सा देंगे, बराबर का प्यार देंगे, तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा घर मजबूत होगा। और हमारे देश में कहीं पे भी कोई हिंसा हो रही है, देश के प्रति कोई भी जो ना चीज हो रही है, तो हमने बगैर किसी हिचकिचाए हमने हायर अथॉरिटी को उसका मैसेज देना चाहिए, हमने उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पीछे जो ना देश में से बाहर जाने का मौका मिला था, और हमने वहां जाके देखा उनको कितना अपने देश से प्यार है, लगाव है, कितनी साफ सफाई रखते हैं, कितना अपने देश को वे आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे को भी उस चीज से प्रेरणा मिलती है। अगर हम एक एक नागरिक सब मिलकर के हम ये चाहेंगे अगर हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। मेरा इसमें यही कहना है।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम